हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने अंकेक्षण व्यवसाय का प्रादुर्भाव किस प्रकार से हुआ, इसका विकास किस प्रकार से हुआ, इसके बारे में पढ़ा। अंकेक्षण तथा आश्वासन मानक मंडल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स बोर्ड के बारे में अपन ने पढ़ा। पुस्तपालन, लेखांकन और अंकेक्षण। पुस्तपालन में कौन कौन से कार्यों का समावेश होता है, लेखांकन में कौन कौन से कार्यों का समावेश होता है और अंकेक्षण का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में अपन ने चर्चा करी। इस वीडियो में स्टूडेंट हम लोग अंकेक्षण की विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट, अंकेक्षण का अंग्रेजी पर्याय होता है ऑडिटिंग। अंकेक्षण का अंग्रेजी पर्याय क्या होता है? ऑडिटिंग। ऑडिटिंग शब्द की उत्पत्ति, ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। ऑडिटिंग शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के, ऑडिटिंग शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के ऑडिरे शब्द से हुई है। ये क्वेश्चन एग्जाम में हमसे पूछा जा सकता है स्टूडेंट कि ऑडिटिंग शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कौन से शब्द से हुई है? ऑडिरे शब्द से हुई है। ऑडिरे का अर्थ होता है सुनना, टू हियर। तो ये अपन को याद रखना है कि अंकेक्षण का अंग्रेजी पर्याय होता है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के ऑडिरे शब्द से हुई है और ऑडिरे शब्द का अर्थ होता है सुनना, टू हियर। प्राचीन युग की सुनने की क्रिया को ही अंकेक्षण का उद्गम माना जाता है। एक्चुअल में स्टूडेंट प्राचीन काल में होता क्या था, मिस्र, यूनान तथा रोम साम्राज्यों में राजकीय कोषों का लेखा करने के लिए योग्य लेखापालों की नियुक्ति की जाती थी, चतुर लेखापालों की नियुक्ति की जाती थी। ये लेखापाल एक न्यायिक अधिकारी के सामने लेखों को पढ़कर सुनाते थे और लेखों को सुनने के बाद न्यायिक अधिकारी अपना निर्णय देता था। इसीलिए हम कहते हैं कि सुनने की क्रिया के आधार पर ही अंकेक्षण का क्या हुआ है स्टूडेंट? उद्गम हुआ है। तो ये चारों पॉइंट आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंकेक्षण का अंग्रेजी पर्याय होता है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के ऑडिरे शब्द से हुई है। ऑडिरे शब्द का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट? सुनना, टू हियर। और प्राचीन काल की सुनने की क्रिया को ही अंकेक्षण का उद्गम माना जाता है। मैंने आपको बताया प्राचीन काल के अंदर मिस्र, यूनान और रोम साम्राज्यों के अंदर राजकीय कोषों का लेखा करने के लिए चतुर लेखापालों की नियुक्ति की जाती थी। ये लेखापाल एक न्यायिक अधिकारी के सामने लेखों को पढ़कर सुनाते थे और लेखों को सुनने के बाद ही न्यायिक अधिकारी अपना निर्णय देता था। तो प्राचीन काल की सुनने की क्रिया के आधार पर ही अंकेक्षण का क्या माना जाता है? उद्गम माना जाता है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट अंकेक्षण की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग के बारे में। वैसे तो स्टूडेंट अंकेक्षण की परिभाषा कई विद्वानों ने दी है, जैसे कि जोसेफ लंकास्टर, लॉरेंस डिक्सी, स्पाइसर एवं पैगलर, डी पॉला, जे.आर. बॉटली बॉय। इन सभी विद्वानों ने अंकेक्षण की परिभाषा दी है। लेकिन यदि हम अंकेक्षण की एक सर्वांगीण परिभाषा की बात करें स्टूडेंट, जिससे कि अंकेक्षण का अर्थ हमारे सामने अधिक उचित तरीके से स्पष्ट हो जाए, तो वो परिभाषा क्या है स्टूडेंट? अंकेक्षण किसी संस्था की लेखा पुस्तकों की ऐसी विवेचनात्मक जांच है जो प्रमाणकों एवं अन्य सूचनाओं के आधार पर एक स्वतंत्र व्यक्ति द्वारा बुद्धिमत्तापूर्ण की जाती है और जिसका उद्देश्य यह रिपोर्ट देना होता है कि एक निश्चित समय के लिए बनाया गया लाभ हानि खाता उस समय के लिए उस संस्था का सही लाभ अथवा हानि तथा एक निश्चित तिथि को उस संस्था का बनाया गया चिट्ठा उस संस्था की सही आर्थिक स्थिति को प्रकट करता है अथवा नहीं। तो स्टूडेंट इस परिभाषा के आधार पर यदि हम अंकेक्षण को समझने का प्रयास करें
तो अंकेक्षण में क्या किया जाता है? अंकेक्षण में किसी संस्था की लेखा पुस्तकों की जांच की जाती है, विवेचनात्मक जांच की जाती है, और वह किस आधार पर की जाती है? प्रमाणकों एवं अन्य सूचनाओं के आधार पर। और यह जांच एक स्वतंत्र व्यक्ति द्वारा बुद्धिमत्ता पूर्ण की जाती है, और इसका उद्देश्य होता है कि जो अंतिम खाते बनाए गए हैं वो संस्था की सही स्थिति को प्रकट करते हैं अथवा नहीं। अर्थात लाभ हानि खाता जो है वो उस संस्था के सही एवं उचित लाभ को प्रदर्शित कर रहा है अथवा नहीं कर रहा है, और जो चिट्ठा बनाया गया है वो उस संस्था की सही एवं उचित आर्थिक स्थिति को प्रकट कर रहा है अथवा नहीं कर रहा है। तो यह जो है जांच करना ही अंकेक्षण का क्या है? मुख्य उद्देश्य भी माना जाता है, और यही अंकेक्षण की परिभाषा भी है। तो अंकेक्षण का अर्थ क्या है स्टूडेंट? अंकेक्षण किसी संस्था की लेखा पुस्तकों की ऐसी विवेचनात्मक जांच है जो प्रमाणकों एवं अन्य सूचनाओं के आधार पर एक स्वतंत्र व्यक्ति द्वारा बुद्धिमत्ता पूर्ण की जाती है, और जिसका उद्देश्य यह रिपोर्ट देना होता है कि एक निश्चित समय के लिए बनाया गया लाभ हानि खाता उस समय के लिए उस संस्था का सही लाभ अथवा हानि, उस संस्था का सही लाभ अथवा हानि तथा एक निश्चित तिथि को बनाया गया उस संस्था का चिट्ठा उस तिथि पर उस संस्था की सही आर्थिक स्थिति को प्रकट कर रहा है अथवा नहीं कर रहा है। तो स्टूडेंट ये है अंकेक्षण की एक सर्वांगीण परिभाषा, और इस परिभाषा के आधार पर अंकेक्षण के जो तत्व हमारे सामने आते हैं जिन्हें हम अंकेक्षण की विशेषताएं भी कह सकते हैं, तो उनको अब हम पढ़ते हैं। इनको पढ़ने से स्टूडेंट हमारे सामने अंकेक्षण का जो अर्थ है वो और अधिक उचित तरीके से स्पष्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट अंकेक्षण का पहला तत्व क्या है? पहला तत्व है संस्था। अंकेक्षण का पहला तत्व क्या है स्टूडेंट? संस्था। इस तत्व से अभिप्राय यह है स्टूडेंट कि अंकेक्षण किसी भी संस्था का किया जा सकता है, चाहे वो व्यापारिक संस्था हो या वो गैर व्यापारिक संस्था हो। जैसे कि अपन देखते हैं हॉस्पिटल्स, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स, पुस्तकालय, लाइब्रेरीज, स्पोर्ट्स क्लब, इन संस्थाओं के खातों का भी अंकेक्षण किया जा सकता है। तो अंकेक्षण की परिभाषा हमारे सामने यह स्पष्ट करती है कि अंकेक्षण किसी भी संस्था का किया जा सकता है, चाहे वो व्यापारिक संस्था हो या वो गैर व्यापारिक संस्था हो। अंकेक्षण का दूसरा तत्व क्या है स्टूडेंट? लेखा पुस्तकें। अंकेक्षण हमेशा लेखा पुस्तकों का ही किया जाता है, यह सही है, लेकिन ऐसा केवल लेखा अंकेक्षण में ही होता है। ये बात आपको याद रखनी है स्टूडेंट कि अंकेक्षण सामान्यतः जो है लेखा पुस्तकों का ही किया जाता है, लेकिन ऐसा केवल लेखा अंकेक्षण में ही होता है। यदि अंकेक्षण का क्षेत्र बढ़ाकर प्रशासनिक अंकेक्षण कर दिया जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिटिंग कर दिया जाए, जैसा कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज में होता है, तो एक अंकेक्षक को अपनी जांच को केवल लेखा पुस्तकों तक ही सीमित नहीं रखना होगा, उससे वैधानिक पुस्तकों जैसे अंश हस्तांतरण रजिस्टर की भी जांच करनी होगी। अब हम बात करते हैं अंकेक्षण का तीसरा तत्व। अंकेक्षण का तीसरा तत्व है स्टूडेंट विवेचनात्मक जांच। यानी कि इसका अभिप्राय यह है स्टूडेंट कि अंकेक्षण में केवल गणितीय शुद्धता यानी कि मैथमेटिकल एक्यूरेसी को ही चेक नहीं किया जाता, बल्कि अंकेक्षण में पुस्तकों की पूर्ण शुद्धता की जांच की जाती है। अर्थात अंकेक्षक को पुस्तकों के पीछे जाकर भी जांच कार्य करना होता है, यानी कि उसे उस सामग्री की तह तक पहुंचने का अधिकार होता है जिसके आधार पर लेखा पुस्तकें रखी गई है। तो अंकेक्षण में हमेशा विवेचनात्मक जांच की जाती है। अंकेक्षण का चौथा तत्व क्या है स्टूडेंट? प्रमाणकों एवं अन्य सूचनाओं तथा स्पष्टीकरणों के आधार पर। अभी हमने तीसरे पॉइंट में पढ़ा स्टूडेंट कि अंकेक्षण में विवेचनात्मक जांच की जाती है, अर्थात अंकेक्षक जो होता है वो पुस्तकों की जांच जो है प्रमाणकों के आधार पर करता है जिनके आधार पर पुस्तकें रखी गई हैं, और यदि वह प्रमाणकों से संतुष्ट नहीं होता तो वो संस्था के अधिकारियों से सूचनाओं तथा स्पष्टीकरणों की मांग कर सकता है।
अब हम बात करते हैं अंकेक्षण का पांचवा तत्व क्या है स्टूडेंट। पांचवा तत्व है स्वतंत्र व्यक्ति। ऐसा माना जाता है स्टूडेंट कि स्वतंत्र व्यक्ति द्वारा की गई जांच जो होती है वो निष्पक्ष होती है, अर्थात अंकेक्षण हमेशा स्वतंत्र व्यक्ति के द्वारा ही किया जाता है। कंपनी के कर्मचारी व सदस्यों के द्वारा अंकेक्षण का कार्य नहीं किया जाता। अंकेक्षक एक स्वतंत्र व्यक्ति ही होता है। अब हमें बात करनी है अंकेक्षण का छठा तत्व क्या है स्टूडेंट, बुद्धिमत्तापूर्ण। बुद्धिमत्तापूर्ण से यहाँ पर आशय यह है स्टूडेंट कि अंकेक्षण के अंदर अधिक चतुराई एवं सावधानी की आवश्यकता होती है, अर्थात एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जांच की जाती है जो योग्य एवं अनुभवी हो, जिससे कुछ वर्षों का अंकेक्षण का क्या हो, अनुभव हो। तो यहाँ पर हमको ध्यान रखना है। अब अंकेक्षण का सातवां तत्व क्या है, जांच का उद्देश्य। जैसे स्टूडेंट हमने परिभाषा में पढ़ा कि अंकेक्षण कराने का मुख्य उद्देश्य होता है कि संस्था के अंतिम खातों की सत्यता को प्रमाणित करना, कि भाई जो लाभ हानि खाता है वो संस्था का सही एवं उचित लाभ प्रदर्शित कर रहा है अथवा नहीं कर रहा है। जो चिट्ठा है वो कंपनी की सही एवं उचित आर्थिक स्थिति को प्रकट कर रहा है अथवा नहीं कर रहा है। तो अंकेक्षण की जांच का जो मुख्य उद्देश्य होता है स्टूडेंट, वो होता है अंतिम खातों की सत्यता की जांच करना, अर्थात संस्था की सही वित्तीय स्थिति के बारे में जांच करना और सलाह देना। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट, अंकेक्षण का आखिरी तत्व है रिपोर्ट देना। जो अंकेक्षक होता है स्टूडेंट, वो अंकेक्षण सामग्री के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अपने द्वारा किए गए अंकेक्षण के आधार पर क्या करता है, एक रिपोर्ट तैयार करता है। तो अंकेक्षण का आखिरी तत्व क्या होता है कि एक अंकेक्षक कंपनी की पुस्तकों की, लेखा पुस्तकों की जांच करने के बाद यह रिपोर्ट तैयार करता है कि भाई जो जांच की गई है उसके आधार पर कंपनी की जो पुस्तकें हैं वो कंपनी की सही वित्तीय स्थिति को प्रदर्शित कर रही हैं अथवा नहीं कर रही है। तो स्टूडेंट ये हैं अंकेक्षण के तत्व, जिन्हें हम अंकेक्षण की विशेषताएं भी कह सकते हैं। तो यहाँ तक स्टूडेंट हमने अंकेक्षण की परिभाषा और अंकेक्षण की विशेषताएं अर्थात तत्वों के बारे में पढ़ लिया। स्टूडेंट अब पढ़ते हैं अंकेक्षण के उद्देश्यों के बारे में, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग के बारे में। तो सबसे पहली बात तो स्टूडेंट, अंकेक्षण के जो उद्देश्य हैं वो AAS2 ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड 2 में डिस्क्राइब किए गए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि AAS2 ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड 2 जो है उसमें ऑडिटिंग के ऑब्जेक्टिव्स लिखे गए हैं, यानी कि उसी के अनुसार अंकेक्षण के उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। और अंकेक्षण के जो उद्देश्य होते हैं स्टूडेंट, वो एक अंकेक्षक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ये उसके कार्य क्षेत्र को निर्धारित करते हैं। जहाँ तक हो सके एक अंकेक्षक को अपने नियोक्ता से इन उद्देश्यों को लिखित रूप से प्राप्त कर लेना चाहिए, क्योंकि ताकि भविष्य में उसके दायित्व को लेकर कोई विवाद उत्पन्न ना हो। तो स्टूडेंट मेरी बात को गौर से सुनिएगा। जहाँ तक हो सके एक अंकेक्षक को अपने नियोक्ता से इन उद्देश्यों को लिखित में प्राप्त कर लेना चाहिए, ताकि भविष्य में उसके दायित्व को लेकर कोई भी मतभेद उत्पन्न ना हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर किसी अंकेक्षक की नियुक्ति किसी विधान के अंतर्गत की गई है तो उसे लिखित में इन उद्देश्यों को प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि एक अंकेक्षक के अधिकार, कर्तव्य एवं दायित्वों का उल्लेख उस विधान के अंदर होता है। लेकिन अगर बात निजी अंकेक्षण की जाए तो एक अंकेक्षक को अपने नियोक्ता से इन उद्देश्यों को लिखित में प्राप्त कर लेना चाहिए, ताकि भविष्य में उसके दायित्व को लेकर कोई मतभेद उत्पन्न ना हो। चलिए स्टूडेंट पढ़ते हैं अंकेक्षण के उद्देश्यों के बारे में। अंकेक्षण का पहला उद्देश्य है स्टूडेंट अंतिम खातों की सच्चाई एवं शुद्धता की जांच। तो स्टूडेंट अपन ने परिभाषा में भी यही पढ़ा कि अंकेक्षण का जो मूल उद्देश्य होता है वो यही होता है कि अंतिम खातों की सच्चाई एवं शुद्धता की जांच करना, अर्थात जो लाभ हानि खाता बनाया गया है वो संस्था के सही एवं उचित लाभ अथवा हानि को प्रदर्शित कर रहा है अथवा नहीं कर रहा है, अथवा जो चिट्ठा बनाया गया है वो संस्था की
सही एवं उचित आर्थिक स्थिति को प्रकट कर रहा है अथवा नहीं कर रहा है, इस चीज की जांच करना ही अंकेक्षण का क्या है स्टूडेंट, मुख्य उद्देश्य है। इसीलिए इस उद्देश्य को अंकेक्षण का प्राथमिक उद्देश्य या सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जाता है। तो स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछा जाए कि अंकेक्षण का सबसे प्राथमिक उद्देश्य या सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा है, तो वो है अंतिम खातों की सच्चाई एवं शुद्धता की जांच करना। भारतीय कंपनी विधान के अंतर्गत कंपनियों के वैधानिक अंकेक्षण में भी इसी उद्देश्य को सबसे ज्यादा महत्ता प्रदान की गई है। लंदन एंड जनरल बैंक लिमिटेड केस के अंदर भी स्टूडेंट न्यायाधीश महोदय ने यही कहा, और न्यायाधीश थे लॉर्ड जस्टिस लिंडले। उन्होंने यह कहा कि एक अंकेक्षक को यह निर्धारित कर लेना चाहिए कि कंपनी की खाता पुस्तकें कंपनी की सही वित्तीय स्थिति को प्रकट करती है या नहीं। और यदि बात की जाए IAASB इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, तो उन्होंने एक अंकेक्षण का जो मुख्य उद्देश्य माना है वो ये माना है कि अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य अंकेक्षक को इस योग्य बनाना है कि वो अपनी राय प्रकट कर सके। अब हम बात करते हैं अंकेक्षण के दूसरे उद्देश्य की, अशुद्धियों का पता लगाना। स्टूडेंट, अशुद्धियों का पता लगाने को भी अंकेक्षण का उद्देश्य माना गया है। सामान्यतः होता क्या है स्टूडेंट, अंकेक्षण के कार्य के दौरान अशुद्धियों का पता लग जाता है और उन्हें जो है ठीक कर दिया जाता है। तीसरी बात है जो अंकेक्षण का उद्देश्य माना गया है वो है कपट का पता लगाना। कपट का पता लगाना भी स्टूडेंट अंकेक्षण का उद्देश्य है। कपट हमेशा हम जानते हैं कि जालसाज व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है और ये सामान्य औसत व्यक्ति से अधिक चतुराई वाले व्यक्ति होते हैं और ये कपट बहुत ही चतुराई के साथ करते हैं। एक योग्य एवं अनुभवी अंकेक्षक ही इन कपटों को क्या कर सकता है, ढूंढ सकता है, उनका पता लगा सकता है। लेकिन एक अंकेक्षक भी इन्हें तभी ढूंढ पाता है जब वह उचित क्या करे, प्रमाणन एवं सत्यापन की विधियों का प्रयोग करे। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि प्रमाणन एवं सत्यापन एक अंकेक्षक के जासूसी कुत्ते हैं जिनकी सहायता के बिना अंकेक्षक स्वयं कुछ नहीं कर सकता। तो स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है कि एक अंकेक्षक के जासूसी कुत्ते कौन हैं, प्रमाणन एवं सत्यापन। तो ये एक क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट, ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है कि एक अंकेक्षक के जासूसी के कुत्ते किसे माना गया है, तो प्रमाणन एवं सत्यापन को अंकेक्षक के जासूसी कुत्ते माना गया है। और इसकी सहायता से एक अंकेक्षक क्या कर सकता है स्टूडेंट, कपटों का पता लगा सकता है, गबन का पता लगा सकता है, अगर वे इनका उचित सावधानी एवं चतुराई के साथ प्रयोग करे तो। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट अंकेक्षण का फोर्थ ऑब्जेक्टिव क्या है, कपट एवं अशुद्धियों को रोकना। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर आपको एक बात समझनी होगी कि यह अंकेक्षक का वैधानिक कार्य क्षेत्र नहीं है, अर्थात अंकेक्षक प्रत्यक्ष रूप से कपट एवं अशुद्धियों को नहीं रोकता, यानी कि अंकेक्षण अप्रत्यक्ष रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से कपट एवं अशुद्धियों को रोकने में सहायता करता है। जब एक व्यक्ति को यह पता होता है कि उसके कार्य की जांच एक योग्य एवं अनुभवी अंकेक्षक के द्वारा की जाएगी तो वो अपने कार्य को उचित सावधानी के साथ करता है जिससे कि अशुद्धि ना हो, और वह कपट भी नहीं करता क्योंकि उसे ये डर रहता है कि उसका कपट पकड़ा जाएगा। तो जो अंकेक्षण है वह कपट एवं अशुद्धियों को रोकने में प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से क्या करता है, सहायता करता है। और कपट एवं अशुद्धियों को रोकना एक अंकेक्षक का वैधानिक कार्य क्षेत्र नहीं है बल्कि वो अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करता है। नेक्स्ट है प्रबंधकों को सलाह देना, प्रबंधकों को सलाह देना, एडवाइस देना। लेकिन हमको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि प्रबंधकों को सलाह देना अंकेक्षक का वैधानिक कर्तव्य नहीं है, यानी कि वो इसके लिए बाध्य नहीं है स्टूडेंट। एक्चुअल में होता क्या है कि अंकेक्षण करते समय कई तरह की कमजोरियां जो होती हैं वो एक अंकेक्षक के सामने आती हैं संस्था से संबंधित, यानी कि लेखों को रखने की उचित विधि नहीं अपनाई जा रही है। किस विधि को अपनाया जाए जिससे कि अशुद्धियां कम हो, कपट कम हो। तो
इन सब का ज्ञान एक अंकेक्षण के दौरान जो है एक अंकेक्षक को लग जाता है। और जहाँ तक होता है एक अंकेक्षक इस संबंध में सलाह भी देता है, खास तौर से प्रबंधकों को सलाह तब देता है जब उससे मांगी जाती है, लेकिन अंकेक्षक सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। उसी तरह प्रबंधक भी अंकेक्षक की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगर अंकेक्षक चाहे तो सलाह दे सकता है, लेकिन मानना या ना मानना वो प्रबंधकों पर डिपेंड करता है। और एक अंकेक्षक को भी आप सलाह देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, लेकिन प्रबंधकों को सलाह देना एक अंकेक्षण का उद्देश्य माना जाता है। तो स्टूडेंट, यहाँ तक हमने अंकेक्षण के उद्देश्य पढ़ लिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अशुद्धियों के प्रकार, गबन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, यहाँ तक आप ध्यान से पढ़िए और इसे रिवाइज करिए। थैंक यू वेरी मच।